हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। अब पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अरमान रयान और जुहान को सब कुछ बता देता है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि माही के लिए रिश्ता आता है जिसको वो भगा देती है। अब इससे आगे क्या हुआ? आप लोग इतना खामोश क्यों हो? अकदर सबको चुप देखकर पूछने लगी। अप्पो, आप बहुत जल्दी आ गई हैं। रयान ने उसको देखकर मुस्कुराहट पास करके कहा, सारी फ्लॉप मूवी खत्म हो चुकी है। सिकंदर ने हाथ खड़े किए कहा, क्या मतलब? रिश्ता तय हो गया? अकदस को धचका लगा। अरे नहीं अकदस अप्पो, रिश्ता नहीं हुआ। जुहान ने अपना सर नफी में हिलाकर बताया। फिर? अकदस ने जानना चाहा। फिर क्या नहीं हुआ? बस तो नहीं हुआ। आप बताएं इतनी लेट क्यों आई हैं? सिकंदर ने पूछा। वो दरअसल आतिश को जरूरी काम बीच में आ गया था तो इसलिए आने में लेट हो गई, अकदस ने बताया। वो नहीं आया साथ? फहान ने पूछा। वो अंदर नहीं आए, अकदस ने बताया। क्यों? रायान ने पूछा। वो बिजी होते हैं, अकदस ने आहिस्तगी से बताया। अब ऐसे इंसान को ऐसे वक्त में हम ये भी नहीं बोल सकते कि इतना वो मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वो वाकई में है। रायान अपनी बात पर आखिर में खुद ही हंस पड़ा। आप खुश तो है ना? अकदस को चुप देखकर जुहान ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, हम खुश हैं, अकदस ने मुस्कुराकर बताया। लेकिन जुहान को यकीन न आया उसकी बात सुनकर। पर इतने सारे लोगों के बीच इसने अकदस को खुरेदना जरूरी नहीं समझा। तुम अपने जीजा से नहीं मिले ना? रयान को अचानक ख्याल आया तो पूछा। हम नहीं मिले, वो कभी यहाँ आए ही नहीं, अरमान ने शाने उचकाकर बताया। उस दिन जब ड्रॉप करने चले थे, अगर हमारी बात मानकर घर के अंदर आ जाते तो मुलाकात हो जाती, अकदस ने उसकी बात पर कहा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अरमान बस यही बोल पाया। माही कहाँ है? अकदस को माहा नजर न आई तो पूछा। वो शदीद गम में मुब्तला है, आज उसका दिल टूटा है। यानी ऐसा रिश्ता शायद किसी लड़की के लिए आया हो, रयान ने चेहरे पर अफसरदगी के तासुरात सजाए बताया। उसको परेशान होने की क्या बात? ऐसा तो होता रहता है, और हमारी माही तो बहुत बहादुर है, हम उसको देखकर आते हैं। अकदस इतना कहती उठ खड़ी हुई। अभी ना जाएं, अभी तो उसको अपना दिल हल्का, मेरा मतलब हल्का करने दें। आप बाद में फिर जाइएगा उसको देखने, रयान ने उसको उठता देखकर कहा। हाँ, ये सही बोल रहा है, उसको अपने रिश्ते पक्के ना होने वाली बात पर मातम करने दें। सिकंदर रयान की बात पर इत्तेफाक करता बोला। कितना अक्लमंद हो गया हूँ मैं, हर कोई मेरी बात से इत्तेफाक कर रहा। बस अल्लाह नजर बद से बचाए, अपने बालों में हाथ फेरता रयान आहिस्तगी से बड़बड़ाया। आपको मान साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। ईशा एक कॉल सुनने दूर कोने में आई तो मुलाजमा ने आकर उसको कहा तो ईशा को अजनबा हुआ। मान मुझे अपने कमरे में आने का बोल रहा है? ईशा को यकीन न आया। भला वो उसको अपने कमरे में आने का क्यों कहेगा? ये सवाल फौरन से उसके दिमाग में आया था। जी 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 जी, वो उसका ऐसा अंदाज देखकर हकलाई, क्योंकि ये पैगाम देने के लिए उसको सिकंदर ने कहा, जो अनजान था कि अब इस काम का कोई फायदा नहीं। रयान और जुहान ने प्लान चेंज जो कर लिया था। ठीक है, मैं जाती हूँ, ईशा उसको देखकर कहती अरमान के कमरे की तरफ बढ़ गई। आज अगर उसने कोई फजूल बकवास की तो मैं कोई लिहाज नहीं करूंगी। अपना सेल फोन ऑफ करती वो अरमान के कमरे के बाहर खड़ी बड़बड़ाने लगी। फिर दरवाजा खोलती वो अंदर आई तो देखा जहाँ अरमान गोद में तकिया रखे किसी किताब का मुताला करने में मसरूफ था। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? वो जो पहले ही उसके आने पर हैरान था, उसके सवाल पर मजीद हैरान हुआ। हमने? अरमान ने अपनी तरफ इशारा किया। ये तुम्हारा कमरा है ना? ईशा ने पूछा। हाँ, पर हमने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, अरमान ने जवाबन कहा। तो वो कुछ पल उसको देखती रही। फिर उसको लगा कि शायद मुलाजमा ने ठीक से कुछ समझा नहीं, गलती से उसको बोल दिया, तो उसने गहरी सांस भरी। ओके, सर झटक कर कहती वो जाने लगी तो हैंडल पर हाथ रखते ही उसको कुछ अजीब महसूस हुआ। दरवाजे का लॉक खराब है क्या? दरवाजे को ना खुलता देखकर ईशा ने अरमान को देखकर पूछा, जो बस खामोश सा उसकी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा रहा था। नहीं, क्यों? अरमान ने नासमझी से उसको देखा। खुल नहीं रहा, शायद जम गया, या फिर पीछे से लॉक किया है किसी ने, ईशा ने कहा। तकिया और किताब बेड पर रखता वो उठकर उसके करीब पहुंचा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और बाहर से दरवाजा लॉक कोई क्यों करेगा? अरमान खुद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हुआ बोला।
क्या हुआ, नहीं खुल रहा? ईशा को परेशानी हुई। बाहर से लॉक है, अरमान ने बताया। तो तुम्हारे पास कोई डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना? ईशा ने पूछा। नहीं, हमारे पास कोई भी चाबी नहीं, अरमान अपना सर नफी में हिलाता बताने लगा। क्या मतलब, तुम्हारे पास अपने कमरे की डुप्लीकेट चाबी तक नहीं? ईशा ने उसको घूर कर पूछा। नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि कोई हमारे घर में हमारे ही कमरे में हमें लॉक करके चला जाएगा। अगर पता होता तो वो एक से ज्यादा चाबियां अपने पास रखते। अरमान को उसकी बात बेतुकी सी लगी, तभी जवाबन उसको घूर कर बोला। तुमसे बात करवा लो जितनी चाहे, अब इसका कुछ करो, मुझे बाहर जाना है। ईशा ने चिढ़कर कहा। हम क्या करेंगे, तुम बाहर से किसी को कॉल करो, अरमान ने कहा। तो उसकी बात ईशा को ठीक लगी, तभी जोहान को कॉल करने लगी तो पता लगा उसका नंबर बंद था। बाहर फैमिली मोमेंट ऑन है, किसी का भी फोन ऑन नहीं होगा। तुम ऐसा करो, ये दरवाजा तोड़ दो, ईशा ने परेशानी से कहा। हम आम इंसान हैं, ये दरवाजा कैसे तोड़ सकते हैं? तुम बारी बारी सबका नंबर मिलाती रहो, किसी का फोन ऑन जरूर होगा, स्पेशली जग्गू का फोन, वो कभी अपना मोबाइल ऑफ नहीं करता। अरमान ने उसको मशवरा देते बताया। मैं उसको कॉल नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो, ईशा ने संजीदगी से कहा। क्यों नहीं कर सकती, उसको कॉल करो। अगर सबके सेल फोन ऑफ हैं तो वो एक ही हमारी मदद कर सकता है, वरना बैठी रहो यहीं, अरमान ने कहा। तो वो दांत पिसकर उसको घूरती सालों बाद रयान को खुद से कॉल करने लगी। जहन नसीब है, जहन नसीब, आज तुमने मुझे कॉल कैसे कर ली? ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? दूसरी तरफ वाकई में रयान का सेल फोन ऑन था। मुसीबत में कचर को भी बाप बनाना पड़ता है, ईशा ने उसकी बात पर तपकर जवाब दिया। वो इस कचर? रयान उसकी बात पर अटक सा गया। कहाँ हो तुम इस वक्त? ईशा ने उसकी बात को इग्नोर किया। मैं जन्नत में अपनी 70 हूरों के साथ यादगार लम्हात गुजार रहा हूँ, तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है? रयान ने मुस्कुराकर बताने के बाद पूछा। तो ईशा ने सब्र का घूंट भरा। मान के कमरे में आओ जल्दी, ईशा ने कहा। तो वो अलर्ट हुआ। वहाँ क्यों, खैरियत? उसको कुछ हो गया है क्या? रयान परेशान हुआ था, लेकिन उसकी बात पर ईशा ने काटधार नजर से अरमान को देखा, जो काफी रिलैक्स बैठा था। मैं उसके कमरे में हूँ और गलती से लॉक हो गई हूँ, तो तुम जल्दी से आओ और आकर दरवाजा खोल दो, ईशा ने सर झटक कर बताया। तो रयान तनहा गोशे में आया। क्या तुम तहखाने में लॉक हो गई? लेकिन कैसे? यहाँ कोई तहखाना भी है और हमें पता भी नहीं। यानी जो कहते थे बड़ी हवेलियों में तहखाने होते हैं, वो बातें सच होती हैं? रयान काफी परेशानी से बोला। तो ईशा मोबाइल स्क्रीन को घूरने लगी। क्या भेरे हो गए हो या उल्टा सुनने लगे हो? मैंने कहा है मैं अरमान के कमरे में हूँ, वो बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है, तुम आकर उसको खोलो, ईशा ने दांत पर दांत जमाए उससे कहा। हाँ मैं जान गया, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ कि तहखाना कहाँ है, फिर तुम्हें वहां से आजाद करवाता हूँ। यकीन जानो मेरे फेफड़े और मेरा जिगर परेशान हो गया है, रयान ने उसको अपनी तरफ से तसल्ली करवाई। रयान, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, ईशा ने जब से कहा। क्या भूख लगी है? मुझे भी भूख लगी है, सुबह से नाश्ता और लंच के बाद पकोड़े और समोसे खाए हैं। तो परेशान नहीं हो, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लाऊंगा। रयान की परेशानी में गोया इजाफा हुआ। अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारा गला दबा देती, ईशा का बस नहीं चला, वरना वो सेल फोन में घुसकर उसका हशर नशर बिगाड़ देती। नहीं नहीं, इतनी छोटी मोटी बातों पर अपना गला कौन दबाता है? अब मैं कॉल रखता हूँ, क्योंकि तहखाने की लोकेशन को भी तलाश करनी है। रयान अपनी हाँक कर कॉल ड्रॉप कर गया, तो वो बस सेल फोन की स्क्रीन को देखती रह गई। क्या कहा उसने? अरमान ने पूछा। वो पागल हो गया है, हमें कुछ करना होगा, ईशा ने अपनी कनपटी मसलकर जवाब दिया। तुम्हारे पास अगर कोई पिन है तो उसको खोलकर देख लो, अरमान ने किसी ख्याल के तहत कहा। सब मैं करूं, तुम किस काम के लिए हो? ऊंची आवाज में सबको इकट्ठा करो ना, ईशा मजीद भपरी हुई। रूम साउंड प्रूफ है, अरमान ने बताया। लानत हुई इस साउंड सिस्टम पर, तब कर कहती वो अपने बालों से पिन निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। ये कैसे लगाते हैं पिन चाबी वाली जगह पर? ईशा को कुछ समझ नहीं आया। हमारा तजर्बा नहीं और ना कोई डकैती है जो पता हो कि कमरे कैसे खुलते हैं, अरमान ने बताया। तो अपने हाथों की मुट्ठियों को बीचकर ईशा ने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। अब कुछ बताने वाली थी ना, फिर बताए क्या हुआ था मान के साथ? फहा को अब मौका मिला तो मिशा से पूछा। उसके साथ जो हुआ उस पर तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मिशा ने गहरी सांस भरकर बताया। तब तक वहां मुस्कुराता रयान भी आ गया था। ऐसी भी क्या बात है? फहा को अब खौफ सा आने लगा। दीबा,
मीशा ने बताना शुरू किया। ये आज तुम्हें कैसे याद आ गई? सुहान ने ताज्जुब से उसको देखा। आपको याद है ना, वो सालों पहले यहाँ से चली गई थी? फहा ने भी कहा। मुझे सब याद है, और ये दीबा बस मौके की ताक में थी जो उसको मिल गया। उसने लंदन जाकर मान को अगवा किया और उसको मेंटली टॉर्चर किया, इस हद तक कि वो कुछ भी सोचने और समझने की पोजीशन में ना रहा। उसने वो सारा गुस्सा मान पर उतारा जो उसको तुम पर था, असीर पर था, मुख्तसर जो हम सब पर था। मिशा ने बताया तो फहा हक्का बक्का सी उसको देखने लगी। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आया, और ना ये सुनकर कि मान ने इतना कुछ अकेले बर्दाश्त किया था। पर वो तो वहां से कुछ बोला नहीं गया था। वो अपने मुंह पर हाथ रखती खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। मैं 6 साल पहले जिस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जिस केस पर जावियर इसहाक को पाकिस्तान आने का कहा था, उसने मेरी मदद की। उसने मुझे बताया कि मुझे जिसकी तलाश है उसका लिंक किसी सियासतदान से नहीं, ये बस हमारी टीम को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैला रहे थे। वो दीबा गलत कामों में मुलविस हो गई थी और उन लोगों की मदद से वो मान तक पहुंच गई थी, और सालों तक उसको अपने पास रखकर उसको दिमागी तौर पर माजूर कर दिया कि वो बेचारा कुछ भी करने के काबिल ना रहा था। मिशा ने गहरी सांस भरकर उसको बताया तो फहा का हाल बुरा होने लगा था ये सब जानकर। मॉम, उसने हमें बताया कि उसके साथ जिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। रयान अभी उसको कुछ बताने लगा था जब मिशा उसकी बात दरमियान में काट कर बोली। क्या मतलब? उसने खुद ही बात बताई? रयान हैरान हुआ। मैंने अभी बताया ना, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया था, तो बस यही बात है। वो अपने हवासों में नहीं होता था। वहाँ उसको लोग जो कुछ भी कहते थे वो उस बात को तस्लीम कर दिया करता था। उसके जिस्म पर जले कोयले रखते थे, मारते थे, पीटते थे, दैट्स ऑल। पर जो कुछ मान को लगता है वो सच नहीं है। ये सब दीवाने बातें उसके दिमाग में इसलिए डाली ताकि वो सोच सोच कर पागल हो जाए, और सच में वो पागल हो भी जाता अगर वहां से रिहा ना हो जाता तो। मिशा ने संजीदगी से बताया तो रयान को खुशगवार हैरत हुई। फहा बस अब खाली खाली नजर से उनको देख रही थी। उसके बेटे के साथ इतना कुछ हुआ था और वो हर बात से अनजान थी। जब वो वापस आया था तो भी वो उससे पूछ ना पाई कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं कोई? तो यानी उसके साथ सनी वगैरह नहीं हुआ था? रयान ने हंसकर कहा। वो जहाँ पहले उसके लिए परेशान हुआ था, अब जैसे सारी परेशानी गायब हो गई थी। बिल्कुल, बस अब इस बात का यकीन दिलवाना है मान को भी। मिशा ने बताया तो एक ख्याल के तहत वो चौंका। मॉम, पर उसने कोई रिपोर्ट्स भी करवाई थी? रयान परेशानी से बोला। वो रिपोर्ट्स उसने खुद देखी थी? मिशा ने पूछा। मेरा नहीं ख्याल। रयान ने अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। मान बाकी के साल जिसके साथ रहा, शायद उसको भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि उसके जिस्म पर जलन और मारपीट के निशान कुछ इस तरह हैं। पर रिपोर्ट में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ क्लियर आया होगा, या फिर वो मान को कुछ और बात बताना चाहता हो पर मान ने सुनना गवारा ना किया हो। मिशा ने बताया। अगर ऐसी बात है तो पार्टी करनी बनती है। खामखा वो उदास गधा बना फिरता है, और आपको चाहिए कि आप ईशा को इसके साथ रुखसत कर देना चाहिए, क्योंकि वही इसको अब सीधा कर सकती है। रयान ने अब काफी अश्लीलता का मुजाहरा किया। ये बात क्या असीर को पता है? फाहा की सोचे फिलहाल अरमान के गिर्द थी। हाँ, उसको पता है, और उसने दीबा को लंगड़ा करके किसी एजेंसी के हवाले किया था। अब वो नहीं बचती, काफी इबरत का निशाना बनने वाली है। कुत्तों से बदतर मौत मरेगी वो। मीशा ने हंसकर बताया तो फहा के दिल की जलन थोड़ी कम हुई। उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या फहा का हक नहीं था जानने का उसके बेटे पर क्या कुछ हुआ? फहा भराई हुई आवाज में बोली। मेरी जान, उसने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उसको पता था तुमने जानकर रोना शुरू कर देना है। सुहान उसको अपने साथ लगाए बोली। हाँ ना खाला, प्लीज ये इमोशनल सीन स्किप कर दें। सालों बाद सब नॉर्मल होने लगा है। रयान भी उनके साथ लगता हुआ बोला तो वो रोती हुई हंस पड़ी। वैसे मेरी बात सुन लो, तुम लड़के वाली हो, इस बात का धौंस जमाना एक तरफ, लेकिन हमारे यहाँ लड़की के बाप ने साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है कि अगर लड़का अपनी लड़की लेने की बात खुद करेगा तो वो अपनी खुशी को रुखसत करेगा, वरना नहीं। मीशा ने हाथ खड़े किए आराम से बताया। मीशा ठीक बोल रही है। जुहान और अरियान की लाडली तो वो पहले भी थी, लेकिन इन सालों में समझो उनकी लाडली एक्स्ट्रा लेवल पर बन गई है।
सुहान ने भी कहा तो फहा मुस्कुराई। आप दोनों परेशान ना हो, मान तो क्या उसका बाप भी आएगा। फहा ने कहा तो रयान की हंसी छूट गई। वजह फरमाया, असी खालू को तो आना भी जरूरी है, दूल्हे का बाप जो है। रयान ने शरारत से उसको देखकर कहा तो फहा ने उसके कान खींचे। आपका बेटा नहीं सुधर सकता। फहा ने रयान को अपने साथ लगाए हंसकर मिशा से कहा तो वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराता अपने बालों में हाथ फेरने लगा, जैसे जाने कौन सा बड़ा उसको अज़म मिला हो। इसका बाप कभी सुधरा जो मैं इससे सुधरने की उम्मीद रखूं। इसका बाप कभी सुधरा जो मैं इससे सुधरने की कोई उम्मीद रखूंगी। वो तो शुक्र है खुशी का ज्यादा उठना बैठना हमारे प्यारे जीजा जुरेस के साथ होता है, वरना उसमें भी रयान के जरासीम ट्रांसफर हो जाते। मिशा तासुब से रयान को देखकर जवाबन बोली, हाँ बस ये सुहान अप्पू की सरसरी मुलाकात का कमाल है जो हमें इतने सुलझे हुए जीजा जी मिले, वरना फहा के बालों में चांदनी आ गई है। पर ऐसी सरसरी मुलाकात किसी से ना हो पाई। फहा शरारत भरी नजर से खामोश बैठी सुहान को देखकर बोली तो उसकी बात का मतलब समझती सुहान उन दोनों को घूरने लगी, जिनके चेहरे पर मायने खैस मुस्कुराहट थी। रयान जबकि अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा, क्योंकि वो उनकी बात का मतलब जान ना पाया था। अब अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश असीर को पता लगी ना कि वो अच्छी खासी मुलाकात करवाएंगे। सुहान ने एक चपट उसके माथे पर लगाए कहा, मुलाकात नहीं सरसरी मुलाकात। मिशा ने लुकमा दिया। ये आप लोग कोर्टवर्ड में क्या बातें कर रहे हैं। रयान ने बिला आखिर उनको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। कुछ भी नहीं, तुम बस जुहान और इशू को कहो कि अब आने की करें। और तुम अब अगर दोबारा माही का रिश्ता आए तो इस पलटन को दावत मत करना, अगर दावत दी भी तो हो गया तुम्हारी बेटी का रिश्ता। मीशा रयान को कहती आखिर में फहा से बोली, अब ऐसी तो कोई बात नहीं, ये जब साथ होंगे तो अच्छा रहेगा। फहा ने कहा तो रयान उसको फ्लाइंग किस करता बाहर निकल गया। हटो हम करते हैं। अरमान उसकी नाकाम कोशिश को देखकर बोला तो पिन उसको पकड़वाती वो बेड पर बैठ गई। दूसरी पिन दो, ये खराब हो गई है। अरमान ने पिन को देखकर उसको कहा, बैठ जाओ, तुम्हारे बस की बात भी नहीं है ये। ईशा ने अपना सर नफी में हिलाकर कहा, कोशिश तो कर लेनी चाहिए। अरमान ने कहा, करके देख लो, मेरे पास तो बस एक पिन थी। ईशा ने शाने उचकाकर जवाब दिया तो अरमान भी अपनी कोशिशों को तर्क करता उसके कुछ फासले पर बैठ गया। मुझे लग रहा है ये रायान या फिर सिकंदर की कोई शरारत है। ईशा ने कुछ तवक्का बात कहा। वे ऐसा क्यों करेंगे? अरमान ने पूछा। डोंट नो। ईशा ने लाइल्मी का मुजाहरा किया तो दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई। तुमने फिर हमारी बात पर गौर किया? अरमान ने गर्दन मोड़कर उसको देखकर पूछा। तलाक वाली बात पर? ईशा ने भी उसको देखा। हाँ, अरमान ने एक लफ्जी जवाब दिया। मुझे अगर तलाक चाहिए होती तो 6 सालों में कोर्ट से कब का खुला ले चुकी होती, लेकिन मैंने सोचा बगैर तुम्हें मौका दिए कोई भी मैं इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। पर तुम्हारी एक रट पर अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें काफी इंटरेस्ट है अलग में। ईशा ने कहा तो अरमान को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तुम हमसे प्यार नहीं करती, हमें पसंद नहीं करती, तो फिर ये रिश्ता क्यों निभाना चाहती हो? अरमान ने उलझन आमेज लहजे में पूछा। क्योंकि तुम मेरे डेट की पसंद हो, क्योंकि असे खालू को लगता है हम दोनों का जोड़ बेस्ट है। ईशा ने जवाब दिया तो वो लाजवाब हो गया। और तुम्हारी अपनी राय क्या है हमारे मुतालिक? अरमान ने कुछ सोचकर पूछा। मेरी? ईशा के तमस्कराना मुस्कुराहट से उसको देखकर पूछा। हाँ तुम्हारी, क्यों क्या हुआ? अरमान को उसके ऐसे रद्द अमल देना समझ नहीं आया था। मेरी उस इंसान के लिए क्या राय होगी जिसने निकाह के दिन बोला था कि हमारा रिश्ता बेजोड़ है, जिसने मुझे कोई आसरा नहीं दिया था, कोई झूठी मूठी उम्मीद न दिलाई थी, और जब 6 सालों बाद वापस आया तो मुझसे बोला कि तलाक मांगू। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या राय होगी मेरी? खुद सोचकर बताओ मुझे। ईशा ने उल्टा उससे सवाल जवाब किया। क्या ये तंज है? अरमान ने पूछा। मैंने आम अंदाज में एक बात तुमसे पूछी है। ईशा ने शाने उचकाकर जवाब दिया। हमने शायद सालों पहले खुद गर्जी का मुजाहरा कुछ ज्यादा कर लिया था। अरमान ने एतराफ़ किया। और उस दिन? ईशा ने याद करवाया। हमें लगता है हम तुम्हारे काबिल नहीं हैं, तभी उस दिन हमने तुमसे ये बात की। अरमान ने वजह बताई। डैड को लगता है तुम्हारे अलावा मेरे काबिल कोई और नहीं। ईशा चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट सजाए बोली। क्या इन सालों में तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? अरमान ने पूछा।
हर लड़की की जिंदगी मोहब्बत के गिर चक्कर नहीं काटती। हर लड़की फेरी टेल वाली जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करती। कुछ लड़कियों के मोहब्बत के अलावा अपने कुछ ख्वाब और अपने कुछ गोल्स होते हैं जिनको पूरा होता देखना उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। और मैं टिपिकल लड़कियों से थोड़ी अलग हूँ। मैं मोहब्बत पर बिलीव नहीं करती, हालांकि हमारे यहाँ सबकी लव मैरिज हुई है। ईशा ने बताया तो वो बस उसको देखता रह गया। हाँ, तुम बाकी आम लड़कियों से अलग हो, अरमान ने तस्लीम किया। पर तुम अलग नहीं हो। तुम उन्हीं मर्दों में से हो जिनको डब्बू किस्म की लड़की चाहिए होती है, जिसका सर झुका हुआ हो, बात करे तो दरमियान में 10-20 हिचकियां भरे, सामने से गुजरे तो उसके हर कदम पर डर सी जाहिर हो, जब काम करे तो उसके हाथों में कपकपाहट हो। ईशा ने कहा तो अरमान ने लब पीस कर उसको देखा। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है हम जिस सदी में पैदा हुए हैं वहाँ ऐसी लड़कियां चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरमान ने कहा तो उसकी बात पर ईशा ने अपनी आंखें घुमाई। अच्छी बात है जो तुम्हें पता है, ईशा ने सर झटक कर कहा। तुमने सब कुछ बोल दिया, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरमान घूम फिर कर अपने मतलब की बात पर आया। तुम्हें जवाब मैं दे चुकी हूँ, ईशा ने याद करवाया। वो जवाब हमारी समझ में नहीं आया, अरमान ने बताया। तुम्हारे मतलब का जवाब कौन सा होगा? यही कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, और तलाक लूंगी भी तो सॉरी, क्योंकि मसला तुम्हें है इस रिश्ते से, मुझे नहीं। क्योंकि मैं लड़की हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, पर तुम नहीं कर सकते, तो ये बात फैमिली से करो भी तुम। मेरे कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते मिस्टर अरमान असीम मलिक, ईशा ने कहा तो अरमान बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। हमने ऐसा नहीं चाहा था, अरमान ने बताया। हाँ, तुमने ऐसा नहीं चाहा था, बस मैं ही तुमसे शादी करने का ख्वाब देकर बड़ी हुई हूँ। ईशा उसकी बात पर खासे तंज लहजे में बोली थी। इनकार तुम भी नहीं कर सकती और हम भी नहीं, तो क्यों ना दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? अरमान उसकी रुख पर बैठकर बोला तो ईशा को अजनबा हुआ। तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे? ईशा ने पूछा। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, अगर तुम्हारे पास है तो बताओ, अरमान ने कहा। तुम मर्द हो, इनकार कर सकते हो, एहतजाज करना तुम्हारा हक है, ईशा ने उसको देखकर ठहरे हुए लहजे में बोली। जबरदस्ती के कायल वो भी नहीं थी, लेकिन अरियान का भरोसा तोड़ना उसके इख्तियार में ना था। वो जानती थी उसका इनकार दो घरों में दरार पैदा करेगा, और वो ऐसा कभी नहीं चाह सकती थी। एहतजाज करने का हक तो तुम्हें भी है, और सालों पहले भी था, फिर तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अरमान ने जानना चाहा। उसका बगैर किसी वेले पर निकाह पर हामी भरना उसको अभी तक ठटकता था। पास दफा फैसले हम लड़कियां अल्लाह पर छोड़कर करते हैं, क्योंकि पता जो होता है वो संभाल लेगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी चॉइस मेरे मॉम डैड से ज़्यादा अच्छी होगी, ईशा ने बताया। क्या हम इसको अपनी तारीफ समझें? अरमान खुश फहम हुआ। नहीं, ईशा ने तड़प कर जवाब दिया। फिर ये लाइंस तुम्हारे लिए ना थी, मैंने बस अपने डेट की पसंद की बात की, ईशा ने बताया। हाँ, हानि को अब कॉल करके देख लो, क्या पता उसका सेल फोन ऑन हो अब, अरमान ने कहा। मैं ट्राई करती हूँ, ईशा ने अपना सेल फोन लिया और दोबारा जोहान को कॉल करने लगी, लेकिन उसका सेल फोन फिर से ऑफ जा रहा था। बंद है, ईशा ने बताया। हम माही को कॉल करते हैं, अरमान इतना कहता उठकर साइड टेबल से अपना सेल फोन लिया। करके देख लो। जरूरी वक्त पर माही ने कभी कॉल उठाई तो है नहीं, ईशा ने गहरी सांस भरकर कहा। जिस पर अपना सर नफी में हिलाता वो कॉल करने लगा। क्या हुआ? उसको दोबारा नंबर डायल करता हुआ देखकर ईशा ने पूछा। कॉल जा रही है, लेकिन वो उठा नहीं रही, अरमान ने बताया। मुझे पता था, ईशा ने कहा, और तभी क्लिक की आवाज़ पर दोनों अलर्ट हुए। गपशप हो गई हो दोनों की, अब थोड़ी शादी के लिए भी बचा कर रख लो, रयान दांतों की नुमाइश करता पूछने लगा तो उसको देखकर ईशा का पारा हाई हुआ था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, दांत पर दांत जमाए कहती वो खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी तो रयान बाहर को भागा था। पीछे अरमान ने उनको यूं भागता देखकर अपना सर नफी में हिलाया था। भागते कहाँ हो, आज तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूं तो कहना, उसके पीछे भागती ईशा धमकी आमेज लहजे में बोली। मगर मैंने क्या किया? एक सोफे पर उछलता दूसरे पर जाता वो मिस्कीन लहजे में बोला। मैंने तुम्हें एक काम करने को बोला था और तुमने क्या किया? मुझे उल्टी सीधी मशवरे देते फजूल हाँकने लगे।
सोफे से कुशन उठा दी वो उसकी तरफ फेंक कर बोली, हाँ तो इसमें मुझ मासूम का क्या कसूर? नेटवर्क इशू था, तुम हाय बोल रही थी, मैं सुन बाय रहा था, तुमने कहा होगा आओ, मैंने सुना था जाओ। रयान सोफे के पीछे झुक कर अब की वजाहत करने लगा, सब पता है मुझे, तुम्हारी अब जो ये ड्रामेबाजी है ना वो मेरे आगे नहीं चलेगी। शीशे की टेबल से क्रिस्टल उठाकर कहती वो क्रिस्टल उसकी तरफ फेंकने वाली थी जब रयान बोल उठा, खुदा का खौफ करो, कुछ 23 लाख का क्रिस्टल है और वो भी फहा खाला का फेवरेट। खालू असीर ने उनको ये मान की पैदाइश पर तोहफे में दिया था, ये वो नहीं है। कहने के साथ ही ईशा ने वो क्रिस्टल पूरी कुवत लगाकर उसकी तरफ फेंका तो रयान अपना बचाव करता साइड पर हुआ तो सामने देखकर ईशा का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था, क्योंकि फेंका हुआ क्रिस्टल सीधा असीर का निशाना ले चुका था। लेकिन बर वक्त असीर ने उस क्रिस्टल को एक हाथ की मदद से कैच किया तो रयान दांत देती नजर से उसको देखने लगा, पर उसके चेहरे पर छाई संजीदगी को देखकर ईशा की तरह वो भी स्टैचू बन गया था। वो दोनों अगर किसी से थोड़ा बहुत डरते भी थे तो वो असीर मलिक था। उनको इतना डर जुरैज से भी कभी नहीं लगा था जितना असीर से लगता था, क्योंकि जुरैज ने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन जैसे उनकी हरकतें होती थी ऐसे में उसके इर्तिकाब से वो बच नहीं पाए थे। खालू वो ईशा घबरा कर कुछ कहने वाली थी, लेकिन डर के मारे उससे कुछ बोला नहीं गया। वो उनकी घबराहट हैरानगी में तब बदली जब असीर क्रिस्टल को अपनी जगह रखता मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। ये मेरी गुनहगार आंखों ने क्या देखा? ईशा के पास खड़ा होता रयान हैरत से बोला, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे लगा जैसे उन्होंने अपने डिम्पल्स का दीदार करवाया है। ईशा भी उसकी तरह हैरान थी। कितनी हैरत की बात है, रैन झुरझुरी लेकर बोला। हाँ, उनका क्रिस्टल लग भी सकता था, पर उसके बावजूद उन्होंने ठंडा रिएक्शन दिया। ईशा अभी तक गुजरे हुए लम्हात के जेर असर थी, तभी उसको महसूस नहीं हुआ था कि रयान ने अपने बाजू उसके कंधे पर टिकाया है। शुक्र करो कि बचत हो गई, रयान ने कहा। हाँ, बात करते करते ईशा चौंक कर उसको देखने लगी जो अपना पूरा वजन उस पर डाले खड़ा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। मौका अच्छा जानती ईशा इसके बाजू को झटका देती दूर खड़ी हुई तो वो नीचे गिर पड़ा। ओई माँ, मेरी कमर! अपनी कमर पर हाथ रखता वो दर्द से बिलबिला उठा। तुम किस खुशी में मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हो? ईशा ने उसको घूर कर पूछा। ना शर्म, ना हया, भाई को रखते हुए तुम्हें एक बार आई। जवाब में अरियान दर्द से कराता उसको देखकर चीख कर लफ निकालने लगा। मेरा नाम ईशा है, बदल देती हूँ मैं सामने वाली की दिशा, इसलिए अगली बार मेरी हाँ में हाँ मिलाना। ईशा वॉर्न करती नजरों से उसको देखती अपने बालों को झटका देती जाने लगी। खून तो तुम्हारा तुम्हारी तरह रंग की तरह सफेद हो गया है, पर इंसानियत की खातिर मेरी मदद करो। रैन अफसोस से उसको जाता देखकर बोला, कैसी मदद? उसने रुककर पूछा। ज्यादा नहीं, बस उठाने में मदद करो, रैन ने कहा। तो वो अपना सर को नफी में हिलाती वो उसकी तरफ आई। दो हाथ। अपना हाथ उसके आगे किए ईशा ने कहा। आहिस्ता। रैन ने उसके हाथ रखने पर जोर से ऊपर खिंचाओ तो अपनी कमर पर हाथ रखता वो दांत पीसकर बोला, ये प्रोमो था, वरना जितना मुझे तुम पर गुस्सा है ना उसका तुम्हें अंदाजा नहीं। ईशा ने सर झटक कर उसको देखकर कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी पादाश पर तुम मुझसे इतना सारा इग्नोर करती हो। हाथ को हौला रखो, आखिर को रुखसती वाले दिन कुरान के साए तले मैंने ही तुम्हें रुखसत करना है। रयान ने उसको अपनी अहमियत जतानी चाहिए। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि ये काम करने के लिए सिकंदर और हानि है। तुम बस अपना बोरिया बिस्तर दोबारा से पैक करो और लाहौर जाने की करो। ईशा ने उसकी बात हवा में उड़ाई। ईशू, मैं सीरियस हूँ, अपना गुस्सा थूक दो, अपनी पढ़ाई के लिए गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रयान ने संजीदगी से उसको देखकर कहा। पढ़ाई के लिए नहीं गए थे, इतना मुझे भी पता है। झूठ उससे कहो जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मुझे अच्छे से पता है तुम उस हुरिया। ईशा ईशा सख्त नागवार लहजे में उसको कुछ कहने वाली थी जब रयान ने उसकी बात को दरमियान में काट लिया। क्यों, क्या हुआ? ईशा तमस्खराना उसको देखने लगी। मैं यहाँ तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ तो बेहतर होगा जो तुम किसी तीसरे का नाम ना लो।
ریان نے کافی سنجیدگی سے کہا تو اس کو چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ بس ریان کو دیکھنے لگی جس کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے تھے۔ تم نے مائنڈ کیا؟ عشا نے پوچھا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ریان نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر ہم نہیں کرتے اس کی بات، عشا نے شانے اچکا کر کہا۔ ناراضگی ختم ہوئی تمہاری؟ ریان نے پوچھا۔ ہاں لیکن تھوڑی سی، عشا نے بتایا۔ پوری کیوں نہیں؟ ریان نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ کیونکہ تم نے پھر واپس لاہور چلے جانا ہے، عشا نے بتایا۔ نہیں جاتا میں واپس، CSS کی تیاری یہیں کروں گا، تم بس اپنی پوری ناراضگی ختم کرو، ریان نے کہا تو عشا کو حیرت ہوئی۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ عشا نے پوچھا۔ تمہاری قسم سچ بول رہا ہوں، ریان نے معصوم شکل بنائے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اب اچھی بہن بن جاؤ، ریان اس کا ماتھا چومتا اپنے ساتھ لگائے بولا۔ میرا رویہ تمہارے رویے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، عشا نے جتانے والے انداز میں بتایا تو وہ مسکرایا پھر بولا۔ یعنی آئے روز تمہاری ہاتھوں سے میری چترول پکی؟ بالکل پکی، اتنا کہتی اس سے الگ ہو کر وہ اس کے بال زور سے کھینچ کر بھاگنے لگی تو دانت پستا ریان اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، جہاں پہلے ریان آگے آگے اور عشا پیچھے پیچھے تھی، اب عشا آگے آگے تھی تو ریان اس کے پیچھے تھا۔ پوری حویلی میں ان کا چیخنا چلانا تھا، دونوں بلند آواز میں بس ایک دوسرے کو وارننگ دینے میں مصروف تھے۔ اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔